है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसका कि आज हमारा लास्ट चैप्टर का जो है पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, हमने कल इसका पार्ट 1 पढ़ लिया है, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम अर्थशास्त्र को पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने से आप लोगों को तो क्या है, किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। आपको किसी भी क्लास का वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजन के अनुसार विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी, मतलब विदेशी करेंसी जो है ना उसके तुलना में जो देश की जो करेंसी है उसमें कमी, यह उस स्थिति में होता है जब विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा नहीं होता, परंतु विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है कि मूल्यह्रास विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में आने वाली कमी यह उस स्थिति में होती है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनियोग दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा होता है। सही, सीधी सी बात है। जिन वस्तुओं की मांग बाजार में अधिक होगी उन्हीं वस्तुओं की पूर्ति बाजार में अधिक मात्रा में होगी। अन्यथा मान लो किसी वस्तु की बाजार में मांग ही नहीं है तो वहाँ पे उसकी पूर्ति होगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। तो अवमूल्यन और मूल्यह्रास में वही अंतर बोल रहा है हम लोगों को कि देखिए, हम लोग किसी देश को कोई वस्तु भेजते हैं, मतलब भेजते हैं मतलब आयात निर्यात करते हैं उसका। ठीक है, तो उसके बदले में वहाँ से कुछ आयात भी करते हैं। तो हम लोग जो वस्तु यहाँ से निर्यात कर रहे हैं मतलब भेज रहे हैं, तो उससे कुछ ना पैसा हम लोगों को मिलेगा जो कि हमारे देश की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि हमको वहाँ की करेंसी अलग है। तो वहाँ की करेंसी का जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय मुद्रा में देखिए हम लोग, तो हमको ज़्यादा ही मिलना है। ठीक है, अधिक मात्रा में मिलना है, जिसके कारण कि हम लोग प्रॉफिट होगा। परंतु अगर मान लीजिए कोई वस्तु विदेश के मंगवाते हैं, आयात करवाते हैं, ठीक है, तो उसका भी तो हमको पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि जिन वस्तुओं की बाजार में मांग होती है उन्हीं वस्तुओं की बाजार में पूर्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा आप लोग, अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर बिल्कुल हम लोग का, और अच्छे से हम लोग खत्म भी कर देंगे इसको। क्या केंद्रीय बैंक प्रतिबंधित तैरती व्यवस्था के में हस्तक्षेप करेगा? व्याख्या कीजिए। हाँ, केंद्रीय बैंक प्रतिबंधित तैरती अवस्था में हस्तक्षेप करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी करेंसियों के विक्रय तथा क्रय के द्वारा होता है। जब केंद्रीय बैंक को लगता है कि घरेलू करेंसी के बाजार मूल्य का अत्यधिक मूल्यह्रास हो रहा है तो इसे नियंत्रित करने के लिए तथा घरेलू करेंसी के पूर्व मूल्य को स्थापित करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में यूएस डॉलर की बिक्री करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर केंद्रीय बैंक डॉलर पूर्ति में वृद्धि करता है। अन्य बातें समान रहने पर डॉलर की पूर्ति में वृद्धि होने से घरेलू करेंसी के संबंध में डॉलर की कीमत में कमी की संभावना होती है। ऐसी क्रिया तब अनिवार्य हो जाती है जब रुपये के मूल्य में कमी के कारण सरकार का आयात बिल बढ़ जाता है। इसी भांति जब केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि घरेलू करेंसी का बाजार मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है तो वह विदेशी करेंसी खरीदना आरंभ कर देता है। जब विदेशी करेंसी के लिए मांग में वृद्धि होती है तो घरेलू करेंसी के संबंध में इसकी कीमत बढ़ने लगती है। तब विदेशी एक यूएस डॉलर से अधिक घरेलू वस्तु खरीद सकते हैं। तदनुसार घरेलू वस्तुओं के लिए निर्यात मांग पुनः होने लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे समझिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का जो होने वाला है मैं आपको बता दूँ पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूड़ी घोड़ी अर्थशास्त्र में पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में ये सारे न्यूमेरिकल वगैरह पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला हम लोग का कि क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे का संकेत होता है? व्याख्या कीजिए। चालू पूंजीगत खाता खतरे का संकेत होगा यदि इसका प्रयोग उपभोग अथवा गैर विकासात्मक कार्यों के लिए किया जा रहा है। मतलब मान लो कि चालू खाता पूंजीगत खाता कब खतरे का हो सकता है? जब हम खाते का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसका हम जो पैसा जो हमने लिया उस खाते से वह हम लोग विकास के कार्यों में नहीं करते हुए गैर विकासात्मक कार्यों के लिए कर रहे हैं। यदि इसका उपयोग विकासात्मक योजनाओं के लिए किया जा रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर ऊंचा उठेगा। आय और रोजगार का स्तर ऊंचा उठने का अर्थ है कि भारतीय की क्रय शक्ति बढ़ेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता बढ़ेगी, विदेशों में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी तथा सरकार आय कर तथा अन्य करों से बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था इस घाटे की पूर्ति करने में समर्थ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग हमारा, देखिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होना शायद ये क्वेश्चन नंबर 19 का बोल रहा है हम लोग का कि उन विनिमय दर व्यवस्थाओं
की चर्चा कीजिए जिन्हें कुछ देशों ने अपने बाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए किया है। ठीक है, देखिए वो देश कौन कौन से हैं समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 3 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसके। पहला है विस्तृत सीमा पट्टी प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दो करेंसी की क्षमता दर के बीच +10% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। मतलब 10% तक का हम लोग क्या करते हैं, सामंजस्य मतलब ऊपर नीचे उसको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता है, ठीक है, स्थापित करके उसको शेष ठीक करने की जो है वो छूट होती है। यह ऐसी प्रणाली को कहते हैं जो स्थिर विनिमय दर से विस्तृत परिवर्तन सामंजस्य की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब विस्तृत पट्टी वो होती है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है उसमें। ठीक है, फिर अगला है हम लोग क्या है, अगला बोल रहा है कि चलित सीमाबंद प्रणाली। यह भी स्थिर और लोचशील विनिमय दर के बीच एक समझौता है, परंतु जैसे कि नाम है चलित, यह कम विस्तृत है। क्या है, यह कम विस्तृत होती है। ठीक है, इसके केवल साम्य दर के बीच दो क्या है +-1% तक का ही साम्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है, मतलब 1% की छूट होती है। यह लघु सामंजस्य है जिसमें समय समय पर दोहराया जाता है, मतलब समय समय पर उसको वापिस किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, प्रतिबंधित तरणशीलता प्रणाली। स्थिर और लोचशील विनिमय दरों की एक अंतिम मिश्रित प्रणाली। यह स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर का मिश्रण है जो सरकार द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित होता है। इसमें विनिमय दर को लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और मौद्रिक अधिकारी कभी कभी इसमें हस्तक्षेप भी कर लेते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं करते हो तो जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी जल्दी चैनल सब्सक्राइब होगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मैं आपको आज बोल दूँ, बहुत कुछ बड़ा मैं आप लोगों को सोच के बताऊँ। अगर आप जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट को पूरा करते हैं तो बिल्कुल मेरी तरफ जितना हो सकेगा मैं उतना अपना 100% आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आए जो हमने नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में मान लो कि यार जो क्वेश्चन आते हैं उससे हमको 10 गुना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को याद रहेंगे। मतलब हम एक क्वेश्चन की कम से कम 8 से ज़्यादा आंसर लिख सकें, इतनी कैपेबिलिटी हम लोगों की होगी। तो थोड़ा सा आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं पूरा आप लोगों के सपोर्ट रहूँगा। ठीक है, पूरे आपके एग्जाम अच्छे से निकालने की गारंटी लेता हूँ पर्सनल में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग थैंक यू सो मच।